Good morning, class 7th. Today we are going to start our history chapter number 6, towns, traders and craftsmen, craftspersons. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just several functions, just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as center of commercial activities and craft production. Yes. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it was. कोई भी ट्रैवलर जब किसी मिडिवियल टाउन में विज़िट करता तो उसको पहले ये देखता कि वो क्या चीज़ थी, किस टाइप का टाउन था. अ टेम्पल टाउन, जो वहाँ पे उस टाउन में बहुत सारे टेम्पल्स थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, या कमर्शियल टाउन और अ पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सिम पॉसिबिलिटीज़. यानी वहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होते थे, अलग अलग काम होते थे हर टाउन में. नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Tanjore, the capital of the Cholas, as it was 1,000 years ago. हमने चोला डायनेस्टी के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था. हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम किसी ऐसी डायनेस्टी में हैं, किसी ऐसे राज्य में हैं जैसे कि तंजावर, द कैपिटल ऑफ चोलास. तंजावर कौन सी जगह थी? जो चोलास का कैपिटल था आज से 1,000 years पहले. कैसा था वो? द पेरिनियल रिवर Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of Rajeshwara temple built by King Raja Chola. The town people are praised for its architect Kunjaramalan. Raja Parinthachan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive Shivlinga. The perennial, हमें अपने आप को हम इमेजिन करते हैं कि जो वो तंजावर टाउन था वो कैसा था. वहाँ पे पेरिनियल रिवर कावेरी जो है वो फ्लो करता है उस टाउन के पास से. बेल्स की आवाज़ें आती हैं हमारी टेम्पल्स से. और जो वहाँ के किंग थे चोला के, कौन थे? किंग राजा. वो वहाँ पे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं. वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने जो राजा हैं उन्होंने टेम्पल की वॉल्स पे अपना नाम लिखवा रखा है. और उस टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है. Beside the temple there are palaces with mandaps or pavilions. King hold court in these mandaps using orders to their subordinates. There are also a barracks for the army. और उन टेम्पल्स के चारों तरफ क्या क्या है? बहुत सारे पैलेसेस हैं जिनके साथ मंडप्स हैं और पवेलियंस बने हुए हैं. वहाँ पे किंग्स जो हैं अपने कोर्ट करते हैं, यानी उनकी वहाँ पे बैठ के
लोगों को फैसले करते हैं, जस्टिस करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। वहीं पे आर्मीज़ के लिए बैरक्स भी हैं। The town is bursting with markets selling a grain, spices, cloth, and jewelry. Water supply for the town comes from wells and tanks. The Salya weavers of Thanjavur and the nearby town of Uriur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cotton for the king and nobility, and coarse cotton for the massive. Some distance away at Swami Malal, the sthapatis or the sculptures are making exquisite bronze idols and tall or ornamental bell metal lamps. जी, टाउन्स में क्या हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स हैं, बिक रहे हैं। ग्रेन्स की शॉप्स हैं, स्पाइसेस की, क्लोथ एंड ज्वेलरी की। वाटर सप्लाई वहाँ पे कहाँ होती है, किस चीज़ से होती है, वेल्स और टैंक्स के ज़रिए उन टाउन्स में वाटर सप्लाई होती है। और जो वहाँ के वीवर्स हैं वो बिज़ी हैं क्लोथ बुनने के, फ्लैग्स के लिए, क्लोथ बुनने के लिए। वो फ्लैग्स जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ किए जाते हैं। और किंग्स के लिए जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का कॉटन वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो वहाँ के आम लोग हैं उनके लिए थोड़ा अलग तरह का या मोटा कॉटन जो है वो उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं। और उससे थोड़े से दूर क्या है, सम डिस्टेंस अवे अ स्वामी मल्लाय द स्थापतीज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्सक्यूजिट ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल और नेमेंटल बेल मेटल लैम्प्स। और कुछ ही दूर पे वहाँ पे लोग जो हैं वो आइडल्स बना रहे हैं, यानी ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाते हैं और मेटल्स के लैम्प्स और बेल्स के लिए मेटल्स बनाते हैं। यानी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं वहाँ पे ये सारे काम होते हैं। और वहीं पर राजा जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करते। यानी हर शख्स उन टाउन्स का बिजी था। टेम्पल टाउन्स एंड pilgrimage center. Thanjavur is also an example of a temple town. Temple town represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donation. टेम्पल टाउन्स और जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं वहाँ पे क्या होता है, तंजावुर जो है वो एक एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का भी। टेम्पल टाउन्स में क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के वर्क होते हैं, जैसे द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप। यानी यहाँ पे जो है प्रोसेस होता है जहाँ जिनमें सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम होता है। जैसे क्या काम होता है, टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स जो हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटीज़ के भी एग्जाम्पल हैं। यानी रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, वो टेम्पल्स बनाते थे अपने आप को बड़ा बताने के लिए भी। बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, उनको लैंड डोनेट करते थे, उनमें चढ़ावे जिसे हम कहते हैं वो चढ़ते थे। तो वो उनकी वो पैसा होता था वो सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए काम आता था। Okay, temples authorities use their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priest workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater
to its need and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples, such as those of बेलास्वामीन यानी भीलसा और विदिशा in Madhya Pradesh and Somnath in Gujarat. Other important temple towns include Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and तिरुपति इन आंध्र प्रदेश. और जो ये टेम्पल अथॉरिटीज़ थी, ये उनकी जो वेल्थ होती थी वो फाइनेंस के लिए यूज़ करती थी, ट्रेड के लिए और बैंकिंग के लिए यूज़ करती थी. और धीरे धीरे जो वहाँ के वर्कर्स थे जो काम करते थे टेम्पल्स के लिए, वो सब उन टेम्पल्स के आसपास अब रहना शुरू हो जाते थे, सेटल डाउन हो जाते थे, जिनके एग्जाम्पल हैं जैसे भीलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश, सोमनाथ जो है इन गुजरात एंड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु. यानी ये जो टाउन है ये किसकी वजह से हुई? ये टेम्पल टाउन है, यानी टेम्पल्स की वजह से यहाँ पे लोग जमा सेटल डाउन होते गए और वहाँ पे लोग अपना काम करने लगे या सेटल्ड होने लगे, उनके बिजनेस चलने लगे. और इस तरह से उन जो ये टेम्पल होते थे, इनकी वजह से लोगों को फाइनेंस भी मिलता था, बैंकिंग भी होती थी, ट्रेड भी होती थी और लोग भी सेटल्ड होते जाते थे. पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू अ टाउनशिप्स. वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड Tiruvannamalai, Tamil Nadu are examples of two such towns. Ajmer, Rajasthan was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. Khwaja Muinuddin Chishti, the celebrated Sufi saint, see also chapter 8, who settled there in the 12th century, attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar, which has attracted pilgrims from ancient times. जी, जिस तरह से कि अलग अलग टेम्पल अथॉरिटीज़ की तरह से जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वहाँ पे लोग डेवलपमेंट होने लगे, टाउनशिप्स बनने लगे. उत्तर प्रदेश में में भी वृंदावन है, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है और अजमेर में राजस्थान में है. ये सब जो थे ये ऐसे पिलग्रिमेज सेंटर थे जहाँ पे लोग जो थे वो पूजा के लिए या उनके रिलीजियस अट्रैक्शन थे वहाँ पे, वो वहाँ आते थे और सेटल होते जाते थे. इसी तरह अजमेर में जो कि पहले एक सूबा बना, हेडक्वार्टर बना मुग़ल्स के अंडर में, उन वहीं पर एक और रिलीजियस को एग्जिस्टेंस था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का वहाँ पे मज़ार है. और वहाँ पे लोग वो जो कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर में, वो सूफ़ी सेंट थे, यानी सूफ़ी थे और लोग उनको बहुत मानते थे 12th सेंचुरी में. और बहुत सारे लोग उनको की वजह से वहाँ पर आते थे. वहीं पर एक लेक भी है जिसको बड़ी रिलीजियस वैल्यू है, पुष्कर लेक, वो भी लोगों की अट्रैक्शन का एक ज़रिया था. यस, a network of small towns. From the 18th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had a mandapika or mandi of later times, to which nearby a market streets called hatta, a heart of later times, lined with the shops beside. There were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers,
sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others traveled from the town to town. Many come from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper. Yes, a network of small towns gather from the 18th century. 8th century onwards, यानी 8th centuries के बाद सब कॉन्टिनेंट वॉर डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन. वो जो सब कॉन्टिनेंट था वो छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में हो गया. दीज प्रॉबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस. ये जो टाउन्स थे ये कैसे बने? जो बड़े बड़े विलेजेस थे वो टाउन्स में चेंज हो गए. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी. वहाँ पे जो थे लोगों की मंडी लगती थी. मंडी यानी मंडी या हाट, या आप उसे कह सकते हैं छोटे छोटे से वहाँ पर बाज़ार लगते थे जिसमें हर तरह का काम होता था. लोग अलग अलग जगहों से आते थे. वो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक लगते थे, या कभी कभी वंस अ मंथ लगते थे, यानी हफ्ते में एक बार या दो बार या महीने में एक या दो बार लगते थे. वहाँ पे अलग अलग विलेजेस से, अलग अलग टाउन से लोग आते थे अलग अलग काम के लिए. वहाँ पे आर्टिसंस भी आते थे, पॉटर्स भी आते थे, ऑयल प्रेसर्स भी आते थे, शुगर मेकर्स भी, यानी बहुत सारे काम के लिए लोग वहाँ पर आते थे. और कुछ लोग काम के लिए आते थे, कुछ लोग अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए आते थे, बेचने के लिए आते थे. क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती थी? लाइक हॉर्सेस बेचने के लिए आते थे, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रॉन, बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर. यानी ये लोग सब वहाँ पर, वो जो हाट और मंडी लगती थी वहाँ पे ये सारे लोग अपना सामान बेचने के लिए आते थे या वहाँ पर काम के लिए आते थे. यूजुअली Samantha, or in later times a zamindar built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans, and articles of traders, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in the inscriptions the, that have survived to this day. ये जो होते थे, जो ये हाट और ये जो होते थे, ये वहाँ के ज़मींदार और जो किंग्स होते थे वो लगवाते थे, और जो वहाँ पे लोग काम के लिए आते थे उनसे टैक्स वसूल करते थे, टैक्स लेते थे उनके आर्टिकल्स पे. कभी कभी उनके जो आर्टिकल्स थे, आर्टिसंस थे जो वो बनाते थे, उन पे टैक्स लेते थे. कभी कभी डोनेट भी करते थे, लोगों को काम के लिए पैसा भी दिया जाता था. और कभी कभी ये राइट जो था, जो वहाँ के लोग ज़मींदार कलेक्ट करते थे टैक्सेस, ये टेम्पल्स को भी दिया जाता था. लोग टेम्पल्स में जाके अपने टैक्सेस को जमा करते थे. क्या है टैक्सेस ऑन मार्केट? There were taxes in kind on sugar and jaggery, dyes, thread and cotton, on coconut, salt. क्या चीज़ थी? टैक्सेस कैसे होते थे मार्केट में? द फॉलोइंग इज अ सबरी फ्रॉम 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues that were to be collected by टेम्पल अथॉरिटीज़. देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से राजस्थान में ये अथॉरिटी टेम्पल्स को दी गई थी कि वो इन चीज़ों पे टैक्स वसूल करें वहाँ के लोगों से. देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन शुगर एंड जैगरी, डाइस, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, सॉयल, एरेका नट्स, बटर, sesame oil, on cloth. Beside, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, dist- on distillers, on oil, on cattle fodder, and on loads of grain. Some of these taxes were collected in kind, while others were collected in cash.
कुछ जो थे वो टैक्स इन सारी चीज़ों पे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, कुछ तो पैसे की शक्ल में और कुछ चीज़ों की शक्ल में भी वसूल किए जाते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यस, ट्रेडर्स जो थे वो बिग और स्मॉल दोनों तरह के होते थे। हम भी जानते हैं कि ट्रेडर्स कुछ बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे ट्रेड करते हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज included the banjaras. Several traders, especially horse traders, form association with headmen who negotiate on their behalf with warriors who bought horses. कुछ छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे, कुछ बड़े जो बंजारास होते थे छोटे ट्रेडर्स होते थे, और जो बड़े ट्रेडर्स होते थे ख़ास तौर से हॉर्स ट्रेडर्स। पहले हॉर्स की बहुत वैल्यू होती थी हॉर्स ट्रेडर्स की, क्योंकि जो वॉरियर्स होते थे उनको हॉर्स चाहिए होते थे, तो वो नेगोशिएट करते थे किससे, जो विलेज का हेडमैन होता था वो उनसे नेगोशिएट यानी बातचीत करके वॉरियर्स को हॉर्सेस बेचे जाते थे। सिंस ट्रेडर्स हैड अ पास through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in the South Indian from the 18th century onwards, the most famous being the Maningramam and Nana Desi. These guides traded extensively both within the peninsula with Southeast Asia and China. Yes, जो ट्रेडर्स होते थे इनके ये जब किंगडम से पास होते थे या फॉरेस्ट से पास होते थे तो यूजुअली ये कारवां में यानी काफ़लों की ग्रुप्स की शक्ल में ये ट्रैवल करते थे, और इनके लिए गाइड्स होते थे, जो गिल्ड्स होते थे जो प्रोटेक्ट करते थे इनको या इनको रास्ते बताते थे इनको किस तरह से जाना है। सेवरल सच इज गिल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onwards, the most famous being the Maningramam and the Nana Desi. These guilds traded extensively both within the peninsula and साउथ एशिया एंड चाइना। ये जो लोग थे, ये जो दोनों फेमस ग्रुप्स थे, ये दोनों जगह पे पेनिनसुला में एंड साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी ये दोनों ग्रुप्स जो थे ये वर्क करते थे। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द Chettiars and the Marwari Oswal, who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China. They sold textile and spices in these ports, and in exchange brought gold and ivory from Africa and tin, Chinese Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. Yes, कुछ कम्युनिटीज़ बनी हुई थी जो कि जिस तरह से कुछ थी छेतियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल, जो कि क्या करते थे, ये ट्रेडिंग ग्रुप्स थे बड़े बड़े कंट्री के, और ये गुजराती ट्रेडर्स जो थे उनके अंदर उनकी भी कम्युनिटीज़ थी। उनमें कौन थे, हिंदू बनियास थे एंड मुस्लिम बोहरास थे। ये जो थे ये ट्रेड करते थे कहाँ से, किसके थ्रू, विद पोर्ट्स ऑफ द रेड सी। पहले लोग जो थे ट्रैवल करते थे सीज़ के थ्रू ही ट्रैवल करते थे, रोड्स तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे ये लोग रेड सी के थ्रू अपना ट्रेड करते थे। पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज, यहाँ पे ये लोग क्या लाते थे, दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज। ये कपड़ा और स्पाइसेस जो थे वो
बेचते थे और उसके एक्सचेंज में ये क्या लेते थे, ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, यानी आइवरी क्या है, हाथी दांत, स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और ये यहाँ से क्या लेकर जाते थे, ब्लू पॉटरी लेकर जाते थे, सिल्वर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जाते थे, और चाइना से गोल्ड और आइवरी। The towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders. Indian spices and clothes sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European market, fetching very high profit. Spices grown in tropic climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc., become an important part of the European cooking, and cotton cloth was very attractive. These eventually drew European traders to India. We will shortly read about how this changed the face of the trading and town. हम सब जानते हैं कि जो ट्रेडिंग शुरू हुई थी इंडिया में, तो यहाँ पे से लोग सबसे पहले स्पाइसेस के लिए आए थे। वो स्पाइसेस यहाँ की मार्केट से लेके जाते थे, और यूरोपियन मार्केट में यहाँ के जितने भी मसाले, स्पाइसेस, गरम मसाले जैसे पेपर है, कार्डमम है, नटमेग है, ड्राइड जिंजर है, ये सब यहाँ से लेते थे। यहाँ का जो टेक्सटाइल था, कॉटन, फाइन कॉटन टेक्सटाइल, वो यहाँ से लेकर जाते थे, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट अवेल करते थे, प्रॉफिट लेते थे। यहाँ से बहुत कम पैसे में वो चीज़ें लेकर जाते थे, और वहाँ जाके उनको ह्यूज प्रॉफिट मिलता था। और इसी से आप हम सब जानते हैं कि किस तरह से यूरोपियन मार्केट इंडिया में एक्सपेंड हुई थी, किस तरह से यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आए थे, और उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया को कैप्चर कर लिया था। ओके, यस, it is enough for today.